मेरे पास फजूल बक का वक्त नहीं है यार। वो तेजी से बोला, कल बात होगी, अपने राजकुमारी को सलाम कह देना। और बगैर मेरा जवाब सुने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मुंबई से बाहर निकलना ही बेहतर था। हफ्ते डेढ़ तक विश्वास सिंह मेरे भागने का बंदोबस्त कर देता, मगर इतने दिन वहां गुजारना मुझे मुनासिब मालूम नहीं हो रहा था, क्योंकि गणेश शुक्ला को अगर इत्तेफाक से मेरा ठिकाना मालूम हो जाता तो हम मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। करण चावला के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जबकि पूरे इंडिया में हमें तलाश कर लेना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। काफी देर में इसी मसले में सर खपाता रहा और फिर नींद ने इन ख्यालात से जान छुड़ा दी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही नज्जू ने कॉल की। वो पार्किंग में मेरा मुंतजिर था। उसे मिलकर मुआवजे की अदाई की। वहीं खड़े खड़े चंद जरूरी बातें हुई, मैं वापस आ गया। वापसी पर डॉक्टर सुजाता जागती हुई मिली थी। नाश्ता वगैरह इकट्ठे करके मैंने उसे जबरदस्ती अस्पताल भेज दिया था ताकि उसकी रोजमर्रा मुतासिर ना हो। फ्लैट भी बाहर से मुकफ्फिल करने का कह दिया था। परमा डॉक्टर सुजाता के लैपटॉप पर रात गए तक फिल्में देखती रही थी, इसलिए काफी देर से उठी। ताज़ा दम होकर वो खुद बावर्ची खाने में घुस गई थी। मैं भी पीछे चला गया कि नासों पली अमीर सादी को चाने नाश्ता बनाना आता भी था ये नहीं। मुझे देखकर वो खुश दिली से बोली, शुक्रिया, क्या पा गया, वरना हमारा काफ़ी ना बनाने का रिकॉर्ड टूट जाता। महंसा रिकॉर्ड तो खैर जरूर टूटेगा, क्योंकि मैं चाय और कॉफ़ी बनाने का तरीका सिखाऊंगा, बनाकर नहीं दूंगा। उसने मुंह बनाया, हम बच्चे नहीं कि तरीका नहीं पता। फिर भी पहली बार कोई काम करते वक्त रहनुमा की सूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। वो उदास हो गई थी। मजाक कर रहे थे, वरना पापा सिर्फ हमारे हाथ की बनी कॉफ़ी पीते थे। मैंने कहा वो आज भी अपने परी के हाथ की बनी कॉफ़ी को तरस रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही उनका सपना ताबीर का चोला पहनने को है। पता नहीं कब वो लम्हे आएंगे। हसरत भर लहजा में कहते उसने इलेक्ट्रिक केतली में दूध डालकर बटन ऑन कर दिया। मैं फ्रिज खोलकर दूसरे लवाजमात निकालने लगा। पुरतकल्लुफ नाश्ता करवा के मैं उसे मुंबई से निकलने की तफसीलात बताने लगा। उसकी आंखों में परेशानी झलकी। हम ट्रक में कैसे सफ़र करेंगे? मैं इत्मीनान से बोला, ट्रक की भी सीट पर नहीं, बाडी में सफ़र करना पड़ेगा, और बराए मेहरबानी पाकिस्तान पहुंचने तक ऐशो आराम को भूल जाओ। रास्ते में काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बेहतर होगा मेरे लिए ज़्यादा परेशानियां पैदा न करना। उसने मुंह फुलाया। जब हम साथ नहीं जा रहे थे तो मिन्नतें कर रहे थे, अब ताने देना शुरू कर दिए। मैं नरमी से बोला, ताने नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ। हम सैर व तफरीक को नहीं जा रहे, दुश्मनों से बचकर भाग रहे हैं, इसलिए आर्जी तौर पर आरामों और आसाइशों को भूलना होगा। वो शौकी से बोली, ख्याल रहे जितने नजर आते हैं ना, इससे थोड़ा ज्यादा ही नाजुक हैं। आपकी नज़ाकत और कमजोरी तो तब मद्देनजर रखता जब मुस्तकबिल के वाकयात मेरी मंशा के मुताबिक पेश आते, मगर मुकद्दर लिखने वाला कोई और है। मुंह बनाते हुए कहने लगी, भगवान खुदा और अल्लाह ताला का वजूद बस अपनी कजियों, कमजोरियों और नालायकियों पर पर्दा डालने को इंसान ने ईजाद कर लिया है। बराहे मेहरबानी सब कुछ अपने अल्लाह ताला पर छोड़कर हिफाजती तदाबीर से लागर्जी ना बरतना। हर तख्लीक खालिक की मुत्तकाजी होती है। बर्तन, कपड़े, मकानात, गाड़ियाँ, हवाई जहाज, राकेट, अलगर्ज, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के बनाने वाले का वजूद तस्लीम करती हो, और चांद, सितारे, इंसान, जानवर, दरख्त, फल, फूल, पानी और कायनात की करोड़ा अकमल तख्लीकात के वजूद को बगैर खालिक के तस्लीम करती हो। यकीनन अल्लाह पाक सत्तार है कि उसने अहमकों के सींग नहीं बनाए, वरना किसी को पहचानने को उसकी जुबान का सहारा न लेना पड़ता। सींग देखते ही बंदा किनारा करता कि इससे बहस न करना अहमक है। वो इत्मीनान से बोली, सब मादे का खेल है जनाब। जानती हूँ आपकी साइंस के जितने असूल, जवाबत और नजरिए हैं, ये एक क्यों का जवाब नहीं दे सकते। जमीन को बेजान कहते हो और गंदम के बीज डालते वक्त जरा भी अंदेशा नहीं करते कि चना उगेगा। क्यों? एक ही बीज से उगने वाले पौधे के तने का रंग और होता है। पत्ते सब्ज होते हैं और फूल सुर्ख, सफेद, नीला, पीला। जब जड़ को पानी और खुराक तो एक जैसी मिल रही है, फिर तख्लीक में इख्तलाफ क्यों? बल्कि बाज़ औक़ात एक फूल की आधी कली सफेद और आधी सुर्ख होती है। क्यों? इंसान की जुबान है, जानवरों की भी जुबान है। इंसान बोल सकते हैं, जानवर नहीं बोल सकते। क्यों? सितारे और सियारे अपने अपने मद्दार में गर्दिश कर रहे हैं, एक दूसरे से कभी नहीं टकराते। क्यों? डीजल और पेट्रोल से मशीनें चलती हैं, पानी से नहीं चलती। क्यों? अब डॉक्टर बन रही हैं और मुझसे कई गुना बेहतर जानती होंगी कि एक इंसान के जिस्म में लाखों क्यों मुक़य्यद हैं। इंसान को सांस लेने को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों नहीं? आंखों से क्यों दिखाई देता है? कान क्यों कर सुन सकते हैं? सर्दी गर्मी का एहसास क्यों होता है? एक लंबी फहरिस्त है। वो कथा कलामी करते हुए बोली, और हमारे पास आपके हर क्यों का जवाब मौजूद है, बस तफसील का मुत्तकाजी है। मेरे चेहरे पर ललकारती हुई मुस्कुराहट नमूदार हुई। ऐसा बस आप समझती हैं, क्योंकि आपकी लंबी तफसील का इख्तिताम जिस नुक्ते पर होगा
उसके आगे एक क्यों सवालिया निशान की सूरत आपके इल्म को ललकार रहा होगा। वो तुर्की बतुर्की बोली और ऐसा बस साफ समझ थे। मैं एतमाद से बोला, अच्छा इंसान जब मर जाता है तो मेडिकल साइंस कहती है कि उसके बाद भी उसके आज़ा कुछ देर जिंदा रहते हैं, और यही वजह है कि आजकल तब्दीली कल्ब, नई आंखें लगना और गुर्दों वगैरह की पाबंदकारी मुमकिन हो सकी है। मेरा सवाल यह है कि इंसान के जिस्म से क्या चीज़ निकलती है जो वो मर गया, दिल खून पंप कर रहा है, आंखों की पुतलियों में देखने की सलाहियत मौजूद है, हाथ पांव सलामत है, जर्रा बराबर कमी नहीं हुई, तो मर कैसे गया? कौन सी चीज़ उसके जिस्म से निकली कि अब वो ना हरकत कर सकता है और ना बोल सकता है? और अगर वैसे ही उसका जिस्म पड़ा रहे तो एक दिन बाद बदबू पैदा होना शुरू हो जाए और 2-3 दिनों के अंदर गल सड़ कर सारा गोश्त, हड्डियां अलहदा अलहदा हो जाए। जबकि कोमा में पड़ा हुआ शख्स साला साल बिस्तर पर पड़ा रहता है, मगर इसका गोश्त गल सड़कर बदन से अलहदा नहीं होता। हालांकि उसमें और मुर्दे में बस सांस लेने का फर्क होता है। वो गला खनकारते हुए बोली, देखिए मेडिकल साइंस इसकी तहकीक में लगी है, जल्दी जवाब ढूंढ लेगी। मैं तंजिया अंदाज में बोला, और ऐसा लाखों करोड़ों अहमद समझते हैं जिनमें कई खुद कब्र की आगोश में पहुंच चुके हैं। वो ललकारते हुए बोली, तो आप दे दें जवाब, आपके पास भी तो कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? साफ जवाब है कि इसकी रूह निकल गई है। और रूह क्या है? तंजिया अंदाज बरकरार रहा। यह वो सवाल है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया, और जवाब हुक्मुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया कि रूह अल्लाह का हुक्म है, और यही हर क्यों का जवाब है। इसके अलावा लाख सर फोड़ लो, तहकीकात कर लो, चांद पर पहुंच जाओ, समंदर की तह खंगाल लो, पाताल का रास्ता दरियाफ्त कर लो, एक क्यों से सामना रहेगा। और इस क्यों के बूथे पर जब तक अल्लाह पाक के एहसनुल खालिकीन होने का झापड़ रसीद नहीं करोगे वो नहीं सुधरेगी, यूं ही आंखें दिखाती रहेगी। साइंस के असूल ज़वाबित, कवानीन और दरियाफ्तों की पहुंच कैसे तक ही है, क्यों तक नहीं है। वो मुंह बनाते हुए बोली, जितनी तकदो अपने खालिक के वजूद को साबित करने को कर रहे हैं, इससे आधी कोशिश भी आगे के सफर को आसान करने की करते तो आपके प्यारे कमांडर की लाडली बेटी यानी माँ बदौलत जोखम उठाने से बचाते। एक बात याद रहे, हकीकी मुसलमान दुनियावी असबाब को कभी भी गैर अहम या फजूल नहीं जानता, अपने मकसद के हसूल को पूरी कोशिश करता है, चाहे दुनिया हो या आखिरत। इसके लिए तकदीर पर भरोसा करने पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि अपनी मुकम्मल ताकत और वसाइल और सलाहियतें इस्तेमाल करने के बाद नताइज अल्लाह पाक पर छोड़ देता है। हमारे कुरान में बिल्कुल वाज़ेह इरशाद हुआ, इंसान को इतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है, इसलिए बेफिक्र रहो, अपनी कोशिश मुकम्मल करूंगा। वो जान छुड़ाते हुए बोले, हमारा कद 5 फुट 2 इंच है और आपकी बातों की ऊंचाई कम से कम 5.5 फुट होगी। साफ कहें तो सारी बातें हमारे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। मैंने क्या क्या लगाया, अगर मेज पर खड़े होकर सुन लेती तो सारी बातें समझ में आ जाती ना। उसने पेशकश की, अगर पैसों की कमी आड़े आ रही है तो हमारे अकाउंट में काफ़ी रकम मौजूद होगी। मैं नफ़ी में सारी लाया, तुम्हारे बैंक अकाउंट पर इनकी गहरी नजर होगी। कहने लगी, हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी मौजूद है, जहां भी इस्तेमाल किया हमारी जगह जाहिर हो जाएगी, क्योंकि विनेश शुक्ला की इस पर सख्ती से नजर होगी। उसने तशवीश जाहिर की, फिर क्या किया जाए। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगा। उसने फराग दिली से पेशकश की, हमारा ब्रेसलेट, टॉप्स और लॉकेट वगैरह बहुत कीमती हैं, ग्रैंडपा ने तोहफे में दिए थे, कहीं रकम की रुकावट पैदा हो तो बताना, हम बेच देंगे। मैं नफ़ी में सरिला कहा ना, पैसों का मसला नहीं है। वो भोलपन से बोली, फिर कार वगैरह किराए पर ले लो ना। मेरा ख्याल है हवाई जहाज ही किराए पर ले लेता हूँ, वही बेहतर रहेगा। ये ठीक है, वो खुशी से चाय की, और खर्चे की फिक्र ना करो, हम पापा से लेकर एक एक पाई अदा कर देंगे। ना भाई, उधार नहीं चलेगा। खुद को संजीदा जाहिर करते हुए मैं नफ़ी में सरिला, पहले भी आप पर काफ़ी खर्च कर चुका हूँ, जिसकी वापसी का भी वादा हुआ था, वो रकम मिली नहीं और मजीद खर्चा। वो तनक मिजाजी से बोली, वो भी दे देंगे, कहीं भागे नहीं जा रहे हम। अगर यकीन नहीं आता तो हमारा लॉकेट गिरवी रख लो। मैं मुतबस्सम हुआ, जानती हो ट्रक के इंतजाम पर कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ। उसने मुंह बसोरा, 1000-1500 लिए होंगे ना। मैं धमाका किया, $20,000। क्या? वो हकलाई, इतने की तो बेहतरीन कार खरीदी जा सकती है। मसला किराए का नहीं, चुप कर निकलने का है मोहतरमा, फिर भी ये बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, और आपकी जान कितनी कीमती है, इस बारे अंसारी साहब भी बता सकते हैं। उसने पूछा, ये पैसे पापा ने दिए थे। मैं इत्मीनान से बोला, मुजरिमों का माल है जो मुजरिमों को लौटा रहा हूँ। शाम को नज्जू की कॉल मौसूल हुई। रस्मी कलाम के बाद वो मतलब की बात पर आया। बाद 7 बजे ट्रक ड्राइवर अपने ठिकाने से निकलेगा और उम्मीद है 8 बजे हनुमान जी टावर और स्वामी देविकानंद रोड जंक्शन पर पहुंच जाएगा। बेहतर होगा पहले से वहां मुंतजिर हो, क्योंकि ट्रक को छोटी सड़क और गलियों में लाना मुनासिब ना होगा। ड्राइवर को आपका नंबर लिखवा दिया है, आप भी उसका नंबर दर्ज कर लें। वो ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन नंबर बताने लगा। नंबर नोट करके मैं बोला, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, अपना ख्याल रखना बास, और मिस बोहरी का नंबर याद से मैसेज कर देना। ये कहती उसने मेरी डांट से बचने को सुरात से कॉल काट दी। मैंने मुस्कुराते हुए मोबाइल फ़ोन जेब में डाल दिया। डॉक्टर सुजाता ने फीका लहजा में पूछा, कोई तैयारी मुकम्मल हो गई है? मैं उसे छिड़कते हुए बोला, तो मेरे हालात पर गौर किए बगैर खफा होने पर तुली हो।
भूल के जब जरूरत थी तो मैंने खुद कॉल करके ठिकाना मांगा था। वो खलूस से बोली, खफा तो नहीं हूँ, परेशान थी कि कहीं पारचाना आपके लिए नुकसान देना हो। बेहतर होता चंद दिन मेरे फ्लैट में छुपे रहते, यूं भी जाने कब दोबारा मुलाकात हो। मैं हंसते हुए बोला, अपनी शादी का दावतनामा भेजना, उम्मीद है पहुंचाऊंगा। वचन दो। वो संजीदा हो गई थी। मैंने जान छुड़ाना चाहिए, कोशिश तो पूरी करूंगा। वह शर्माते हुए बोली, आपकी इतला को अर्ज है कि मेरी शादी में रुकावट इस खबीज की वजह से पड़ी थी, वरना डॉक्टर सिद्धार्थ काफी अरसे से तकाजा कर रहा है और अब तो मैंने भी हामी भर ली है। मैं साफ गोई से बोला, अभी जिन हालात से गुजर रहा हूँ तो आपकी शादी तक रुकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वो फीके लहज़े बोली, जानती हूँ और बेफिक्र रहें, खफा नहीं हूँ। मैंने फलसफा बिगाड़ा, एक भाई मौजूद हो तो दूसरे की मौजूदगी सानवी रह जाती है। वो अकीदत से बोली, भगवान मेरे भाइयों की रक्षा करे, दोनों जहाँ रहें खुश शुक्रम रहें, मगर सच यही है कि एक का होना दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुम्हारी दुआओं की सख्त जरूरत है। फरमा ख्वाबकाज से बरामद हुई, बड़ी दुआएं दी जा रही हैं। घड़ी देखते हुए मैं सुजाता को मुखातिब हुआ, खाना लगाओ, हम 7 बजे निकलेंगे। वो सरिलाते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ के सुइयां 5 के अदद पर जमा हो गई थी। शाम की अजान की हल्की हल्की आवाज समातों में पड़ी और मैं साफ चादर बिछाकर ड्राइंग रूम के कोने में नमाज पढ़ने लगा। परमा डॉक्टर सुजाता के पीछे बावर्ची खाने की तरफ बढ़ के, डॉक्टर सुजाता ने पुरतकल्लुफ खाने का बंदोबस्त किया था। खाने के बाद मैंने परमा को एहतियाती तदाबीर के मुतालिक समझाया। डॉक्टर सुजाता को कहकर काला गाउन पहले से मंगवा लिया था ताकि ट्रक तक बखैरियत पहुंचा जा सके। 7 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे कि मैं एस सरवन का बैग कंधे पर लटका कर चलने को तैयार हो गया। परमा ने जीन्स कमीज और हल्के गुलाबी रंग की जर्सी पहनी हुई थी। मेरे कहने पर उसने ऊपर गाउन पहन लिया था। मगरबी लिबास की दिलदादा को गाउन में उलझन तो हो रही थी मगर मजबूरी थी। उसके नाक भूं चढ़ाने पर मैंने सख्ती से तंबीह की थी। सही सलामत पाकिस्तान पहुंचने के लिए अपनी पसंद और तिब्बी आदात को पसे पुष्ट डालना होगा। मनमानी वहां की जाती है जहां इंतखाब का इख्तियार मौजूद हो। वो मुंह बुसरते हुए बोली, आप हमें मुसलसल डरा रहे हैं और डांट भी रहे हैं। मैं इत्मीनान से बोला, क्यों, फिलहाल आप मेरी जिम्मेदारी हैं, इंशाअल्लाह खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गए तो अपने रवैये पर माजरत कर लूंगा। वो बरजस्ता बोली, और हम जैसे मुआफ कर देंगे। डॉक्टर सुजाता कहका लगाकर हंसती थी। अचानक मेरी नजर उसके पाँव की तरफ उठी। फैशन एबल जूते देखकर मैंने नाक वो चढ़ाई। बीबी, आप शॉपिंग करने या किसी तकरीब में नहीं चाह रहे? अगर पैदल चलना या भागना पड़ गया तो इन सैंडलों के साथ कैसे कर पाओगी? वो चौंकी, क्या मतलब भागने का? हम तो ट्रक में सफर करने वाले हैं ना। ट्रक में सफर करना हमारा मंसूबा है और मुस्तकबिल के हालात हमारी मंशा नहीं, अल्लाह पाक की मर्जी के मोहताज होती है। वो बिगड़ कर बोली, तो क्या पहनूं? मैं डॉक्टर सुजाता की तरफ मुतवज्जा हुआ। आपके पास है स्पोर्ट्स शूज या कोई बंद जूते होंगे? उससे इस बात में सरीला पर मैंने नाक पूछ चढ़ाई, हम किसी और के जूते नहीं पहनेंगे। डॉक्टर सुजाता के चेहरे पर इज़्मिलाल फैल गया था। मैं परमा के एतराज को नजरअंदाज करता हुआ सुजाता को बोला, ले आओ। वह जूतों के रैक से 2 जोड़े बूट उठा लाई। सफेद रंग के तस्मों वाले स्पोर्ट्स शूज थे और बगैर तस्मों वाले मजबूत कैनवस के बूट जिनका तलवा हमवार, लचकदार और मजबूत था। मुझे बगैर तस्मों के बूट बहुत पसंद आए थे क्योंकि इनका पहनना उतारना भी आसान था और इनमें दौड़ना भागना चलना भी सहल था। मैंने वो बूट परमा की तरफ बढ़ाए। ये पहन लो, इनमें पाँव भी गर्म रहेंगे। और वो कथा कलामी करती हुई बेपरवाही से बोली, जरूरत पड़ने पर नंगे पाँव भाग लेंगे मगर ये नहीं पहन सकते। और फिर डॉक्टर सुजाता की तरफ मुतवज्जा हुई। क्षमा चाहते हैं दीदी, हमारा मकसद हरगिज आपकी तौहीन नहीं है, लेकिन हम किसी और की चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जूते फर्श पर उछालते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से गुस्सा काबू किया और गहरा सांस लेते हुए उन्हें आगे का लाहे अमल बताने लगा। पार्किंग तक दोनों गपशप करते हुए जाओ और डॉक्टर की कार में बैठ कर निकल जाओ। आप दोनों डॉक्टर की कार में ट्रक तक जाओगे और मैं पीछे अपनी कार में अकेला आऊंगा। वो सरिलाते हुए आगे बढ़ गई। तभी मैंने बगैर तस्मों वाले जूते उठाकर SR1 के बैग में घुसेड़ दिए थे क्योंकि वो कमकल थी, एकदम हालात से नावाकिफ और अनजान, जबकि मैं तवील अरसे से अमली मैदान में रगड़ा खा रहा था और अच्छी तरह जानता था कि हादसात कैसे वकूफ पजीर होते। लम्हावार इंतजार करके मैं बाहर निकला और लिफ्ट के इंतजार में खड़ी थी। इसी वक्त लिफ्ट वहां आ रुकी और वो अंदर घुस गई। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरे नीचे पहुंचने तक लिफ्ट से निकलकर लोहे की संगलासों से बनी इमारत के दाखिली दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। दरवाजे पर एक चौकीदार हर वक्त मौजूद होता था और आने जाने वालों से वो कम ही तारुज करता था। इस वक्त चौकीदार के साथ जीन्स वाले 2 जवान भी खड़े थे। मेरी छठी हिस्स ने इन्हें देखकर खतरे का सिग्नल दिया, लेकिन मैं वापस मुड़ने का मौका खो चुका था। मेरे दाएं हाथ की उंगलियां जैकेट की जेब में ग्लाक 19 के दस्ते के गिर्द लिपट गई थी। चौकीदार मुझे देखकर हल्के से कुछ बड़बड़ाया। तभी एक जवान ने हाथ उठाकर मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं एकदम नतीजे पर पहुंच गया था। वो दाखिली दरवाजे पर खड़े होकर चौकीदार से हर आने जाने वाले की शनाख्त पूछ रहे थे। यकीनन इमारत के मकीनों को चौकीदार अच्छी तरह से पहचानता था, तभी उससे तारुज नहीं किया जा रहा था और नई शक्ल देखते ही चौकीदार उसे मुतल्ला कर देता था। मैं पूरा अतमाद अंदाज में चलता हुआ उनके करीब पहुंचा। एक दिन जेब से एजेंसी का मखसूस कार्ड निकालकर मेरी आंखों के सामने लहराया। स्पेशल एजेंट विनोद कुमार, आपकी शनाख्त जान सकता हूँ? मैं इत्मीनान से बोला, अनूप मिश्रा, और अपना नकली शनाख्ती कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया।
जो धर्मदादा ने तैयार करवा के दिया था। शिनाख्ती कार्ड के मंदरजात पर नजरें दौड़ाकर उसने कार्ड वापस किया। आपकी यहाँ आमद का मकसद पूछ सकता हूँ? मिस पार्वती से मुलाकात को आया था। विनोद ने सवालिया नजरों से चौकीदार को घूरा। उसने बेबसी से कंधे उचकाए। सर, मैं तमाम रहायशियों के नाम नहीं जानता, अलबत्ता शक्ल से पहचानता हूँ। विनोद ने रस्मी नदामत जाहिर की। जामत के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मिस पार्वती से तस्दीक करवा सकते हैं? मैं इत्मीनान से बोला, बिल्कुल करा सकता हूँ सर, आपको मेरे साथ चलना होगा। वो अपने साथी को मुखातिब हुआ, तुम यहीं रुको। उसने इस बात में सर हिलाया। सर, क्या वजह जान सकता हूँ? कुछ दिली से कहते हुए मैं पीछे मुड़ा। मेरे एतमाद ने उसे शशो पंज में डाल दिया था। मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए नर्म लहजे में बोला, रोजमर्रा की चेकिंग है। मैंने मशवरा दिया 5वें फ्लैट पर जाने को, लिफ्ट का इंतजार बेहतर रहेगा। उसने हुनकारा उभारने पर अक्तिफा किया। लिफ्ट में एक अधेड़ उम्र जोड़ा भी हमारे साथ सवार हुआ, जो दूसरी मंजिल पर उतर गए। दरवाजा बंद होकर जूं ही लिफ्ट ने हरकत की, एकदम मेरा हाथ जैकेट की जेब से बाहर आया। सैलेंसर लगे गिलाक की नाल वनूद की तरफ उठी थी। वो जहरीले तबस्सुम से बोला, बड़ी जल्दी जाहिर हो गए महाराज। मैं इत्मीनान से बोला, जाहिर होना पड़ता है मालिक, अलबत्ता तुम तलाशी की वजह से पर्दा उठाकर जान बचा सकते हो। तुम्हारी कार के मॉडल, रंग और नंबर को शोभा मंजिल के 2-3 मकीनों ने याद रखा। आज दोपहर को तुम्हारी कार को तलाश कर लिया गया और तब से अमारत खुफिया एहलकारों के घेरे में है। मुखलिसाना मशवरा ये कि गिरफ्तारी देकर जान बचा लो। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुक गई थी। दरवाजा खुलने से पहले मैंने उसके कंधे के गिर्द बाजू घुमाकर पिस्तौल की नाल उसकी पसलियों में चुभोती। और मेरा मशवरा है, अपनी जान बचाने पर ध्यान दो। लिफ्ट से बाहर 2-3 आदमी मौजूद थे। मैं विनोद के साथ कदम मिलाते हुए बाहर आ। लिफ्ट के रवाना होते ही मैं एक कदम पीछे हटा और सुरात से पिस्तौल की नाल से पकड़ते हुए दस्ता उसके सर पर रसीद कर दिया। ऊक की दरनाक कड़ाह के साथ वो लंबा पड़ गया था। इसे घसीट कर एक कोने में डाला और दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। साथ ही मोबाइल निकालकर डॉक्टर सुजाता का नंबर मिला दिया था। उसने छूटते ही पूछा, आप कहाँ रह गए थे? मैंने पूछा, तुम पार्किंग से निकल गई हो? वो फौरन बोली, 4-5 मिनट हो गए। मैंने सुरात से मंसूबा बताया। मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, परी को ट्रक में सवार करवा दो। मैं फिलहाल फंस गया हूँ, अगर वक्त पर पहुंच गया तो ठीक है, वरना ट्रक को रवाना कर देना। मुझे रास्ते का पता है, इसके पीछे पहुंच जाऊंगा। हुआ क्या है? सुजाता ने परेशानी जाहिर की। तफसील बताने का वक्त नहीं है, टीवी पर देख लेना। कहते हुए मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। निचली मंजिल पर पहुंचते ही बजाय दरवाजे का रुख करने के मैं दाएं तरफ मुड़ गया। इमारत की 4 दीवारी 3 फुट पुख्ता ईंटों की दीवार और उसके ऊपर लोहे की 3-3 फुट लंबी सलाखें लगी थी। सलाखों का अमूदी सिरा तीर की अनी की तरह बनाया गया था, मगर वो सिर्फ नमूना था, असल तीर की तरह नोकदार हरगिज न था। इसलिए सलाखों के ऊपर से गुजरना चंदा दुश्वार न था। फरार की समत का चुनाव तो वहां आमद के साथ ही मैंने कर लिया था और उस मुतालिक पहले कई बार वजाहत कर चुका हूं। बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। स्नाइपर के खतरे का सद्देबाब मैं कोशिश के बावजूद नहीं कर सका था, क्योंकि अगर हनुमान जी टावर ही की छत पर कोई स्नाइपर बिठा दिया जाता तो वो चारों इतराफ का ध्यान रख सकता था। विनोद के बकौल में चारों तरफ से घेरा जा चुका था। ऐसा न जाने डराने को कहा गया था या हकीकत यही थी, ये चंद लम्हों में पता चल जाना था। भागते हुए मेरे दाएं हाथ ने जैकेट की जेब में पिस्तौल के दस्ते को जकड़ा हुआ था। हनुमान जी टावर जिस कॉलोनी में था उसके चारों जानिब सड़क मौजूद थी। पार्किंग इमारत के शर्की जानिब बनी थी, जहां से पुख्ता रविश लिंक रोड तक चली गई थी। ये लिंक रोड हनुमान जी टावर के चारों इतराफ फैला था, मगर बाकी जानिब दरमियान में दूसरी इमारतें मौजूद थी। शुमाली सड़क जंगले से 15-20 गज से ज्यादा दूर न थी और सड़क के दूसरी जानिब में मकानात मौजूद थे। शुमाली की जानिब हनुमान जी टावर के करीब किसी का छोटा सा मकान था। एक रास्ता हनुमान टावर और उस मकान के दरमियान से होकर मगरबी जानिब जाता था। इस मकान के बाद गरबी जानिब चंद और इमारत भी थी। जंगला अबूर करने को मैंने ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहां पर दाखिली दरवाजे से नजर नहीं डाली जा सकती थी। इरादा यही था कि सड़क अबूर करके शर्की कॉलोनी में घुसा जाए। इमारत से बाहर आते ही मैं मुश्किल चंद कदम ले पाया था कि अचानक की किस्तजाई आवाज ने मुझे ठिठक कर रुकने पर मजबूर कर दिया। ऐसी भी क्या जलती है महाराज? जलपान, भोजन, कोई और सेवा? आखिर हम आप ही के मुंतजिर थे। कदम रोकते हुए मैं घूमा। 2 जवान हाथों में इंसास राइफल पकड़े खड़े थे। एक की छोटी छोटी दाढ़ी और घनी घनी मूछें थी, जबकि दूसरा क्लीन शेव था। क्लीन शेव उम्र में बड़ा लग रहा था। क्लीन शेव की होंठ हिलाने पर अंदाजा हुआ कि पहले भी उसी ने बात की थी। यकीनन हाथ उठाने के फवायद पर भाषण देना वक्त का ज़्या होगा। हाथ उठाने की सूरत है मैंने फंस जाना था। एक फायदा यह था कि पिस्तौल का दस्ता मेरे हाथ में था, लेकिन मसला यह था कि पिस्तौल जेब में होने की वजह से 100% दुरुस्त निशाना साधना मुश्किल था। हालात ऐसे नहीं थे कि सोचों में ज्यादा देर गुजारी जा सकती। शतरंज की बसात पर मौजूद मोहरे को चलाने को वक्त की कमी नहीं होती। जवारी को ताश का पत्ता फेंकने को मुंह मांगा वक्त मुयसर होता है। चौसर की गोट को हरकत देने को तेजी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अमली जिंदगी में मौत सर पर दोपहर के सूरज की तरह मंडला रही होती है और फैसला सेकंड के 10वें-20वें हिस्से में करके अमल कर गुजरना होता है। अगर मैं अपनी गुज़िश्ता जिंदगी का तजिया करने बैठूं तो यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया होती है कि मुकद्दर इसी का साथ देता है जो पहल, पन और कोशिश का दामन नहीं छोड़ता।
कामयाबी इसी का नसीब बनती है जिसने हाथ पांव हिलाए। खतरे से महफूज रहने को खतरा मोल लेना पड़ता है। हादसा टालने को हादसा कर गुजरना होता है। गोली से बचने को गोली चलाना पड़ती है। मरना नहीं चाहते तो मारना पड़ता है। गोपस्तोल की जेब के अंदर होने की वजह से दुरुस्त निशाना साधना मुश्किल था और गोली का हदफ से चूकना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। मगर ये इनका मसला था, मेरा मसला जान बचाकर भागना था। दुराने कोर्स इंस्ट्रक्टर कहा करते थे, सोचो और कर दो। मैंने भी सोचने के साथ ही 2 मरतबा लबलबी दबा दी। हमेशा निशाना साधने को पिस्तौल की बैरल को हदफ की सीध में करना जरूरी होता है और जेब में पड़े पिस्तौल की नाल को हदफ सीध में तानना अंदाजे ही से हो सकता था और अंदाजे की दुरुस्तगी इत्तिफाक के मरहून मिन्नत हुआ करती है। गो ये अंदाजा भी एक स्नाइपर का था, मगर था तो अंदाजा। गोली क्लीन शेव की राइफल टकराने के बजाय कंधे पर लगी, जबकि दाढ़ी वाले के पेट में लगी थी। क्लीन शेव के हाथ से राइफल नीचे गिर गई थी। अलबत्ता दाढ़ी वाला बेसाख्ता पेट पर हाथ रखकर नीचे झुका, लेकिन राइफल उसके हाथ में मौजूद थी। मैंने पिस्तौल जेब से निकालकर तीसरी गोली चलाई जो राइफल के फ्रंट हैंड गार्ड पर लगी। वो भी राइफल से महरूम हो गया था। मुआज़त के हाथ उठाने का वक्त नहीं है, तुम्हारी सेवा मैं कर देता हूँ और मशवरा ये दूंगा कि मेरा पीछा करने के बजाय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी होगा। इनके तंजिया गुफ्तगू का खातर खा जवाब देता हुआ मैं मुड़कर भाग पड़ा। सड़क पर चढ़ते ही हनुमान जी टावर की जानिब से एक तेज रफ्तार कार करीब आती नजर आई। मैंने भागकर सड़क अबूर की और दूसरी जानिब हल्की सी ढलान से उतरा ही था कि ब्रेकों की ऊंची चीख के साथ कार रुकी। लगा अब दौड़ना बेकार है, क्योंकि मैं गोली से ज्यादा तेज रफ्तार नहीं था। इंसास राइफल की अच्छी खासी रेंज है। अगर सिर्फ पिस्तौल का खतरा होता तो मैं रुकने की कोशिश न करता। पीठ पर गोली खाने के बजाय मुझे मुकाबला करना मुनासिब लगा। हथियार मेरे हाथ में भी मौजूद था और गोली इनसे बेहतर तरीके से मैं चला सकता था। घूमते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकला था। ममता दीदी कार से निकलकर मुझ पर पिस्तौल तान चुकी थी। थमकिया में इस लहजे में बोली, राज भागने की कोशिश की तो राम कसम गोली चला दूंगी। मैंने कहा, पिस्तौल मेरे पास भी क्या? वो ताड़ी बेगैरत दीदी को पिस्तौल दिखाता है, चलाओ गोली। रोका किसने है? मगर इतना तो वो भी जानती थी कि मैं सिर्फ धमका सकता था, इन पर गोली नहीं चला सकता था। जबकि मैं ये अच्छी तरह जानता था कि वो भारत माता की खातिर गोली चलाने से भी दुरेग नहीं करती। वो आगे बढ़ती हुई बाआवाज बुलंद बोली, बेहतर होगा गिरफ्तारी दे दो। साथ ही आंख मीचते हुए उनकी सरगोशी उभरी, बुद्धू पीछे ना हटो, मुझे जरगमाल बनाकर निकलने की कोशिश करो, तुम घेरे में आ चुके हो।